Accounts payable is an accounting entry that represents the company's obligation to pay off a short-term debt to its creditors or suppliers. जो आप लोन ले लेते हैं उधार, तो पैसे तो देने होंगे आपको। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है, इफ़ यू हैव इनफ कैश, तो कैश लेने में अगर वो आपको डिस्काउंट देता है तो वो भी तो बिजनेस का प्रॉफिट हो जाता है, एंड दैट एड्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। एंड इफ़ यू थिंक यू हैव इनफ कैश, इस ऑपरेशन से आपको फ़ायदा ये होगा कि you need not have to have more accounts payable, और आपकी फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस ख़त्म हो जाएगी और आप बिजनेस को अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। फिर व्हाट इज़ इन्वेंट्री? Inventory is the term for the goods available for sale and raw materials used to produce goods available for sale. Inventory represents one of the most important assets of the business because the turnover of inventory represents one of the primary sources of revenue generation and subsequent earnings for the company's shareholder. यहाँ पर ज़रा एक इन्वेंट्री के ऊपर थोड़ा सोचें। देखें, इन्वेंट्री में दो अलग अलग सोच आती है यार किसी भी कंपनी के मैनेजर्स की। एक वो ये सोचता है कि अगर मुझे ये एक चीज़ 6 महीने तक बनानी है तो मैं 6 महीने का माल उधार लेके क्यों ना रख लूँ, 6 महीने की इन्वेंट्री रख लूँ। अब वो 6 महीने की अगर इन्वेंट्री रख लेता है तो उसके पैसे इन्वेंट्री के अंदर टाइट हो जाएंगे, राइट, और पैसे पहुँच जाए। और फिर इन्वेंट्री 6 महीने की रखने के लिए अब उसको जगह भी चाहिए होगी, तो ज़ाहिर बात है वो रेंट भी देगा। 6 महीने की इन्वेंट्री परचेज़ करने के लिए अगर वो कैश पे परचेज़ करता है तो बैंक लोन भी चाहिएगा, तो लोन पे इंटरेस्ट भी होगा। 6 महीने की इन्वेंट्री होगी तो वो माल चोरी भी हो सकता है, वो ऑब्सोलीट भी हो सकता है, वो आउटडेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो सारे चांसेस हैं कि हो सकता है, मगर वो दूसरा मैनेजर ये सोचता है माल थोड़ा थोड़ा ले लूँगा, मगर वो 6 महीने में एक चीज़ है कि यू आर सर्टन कि जितना आपको माल बनाना है सबकी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है और प्रोडक्शन डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगी क्योंकि आपके पास माल है। दूसरा मैनेजर ये सोचता है कि थोड़ा थोड़ा माल लेके कंपनी का ऑर्डर पूरा कर लें, मगर थोड़े थोड़े माल का प्लस पॉइंट क्या है कि आपकी कैश टाइड अप बहुत कम होगा, स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होगी इन्वेंट्री को स्टोर करने की। खुदा ना खास्ता ऑर्डर बंद रुक जाए तो माल ज़ाया नहीं होगा आपका, और फैशन चेंज हो जाता है तो भी माल ज़ाया नहीं होगा, पिलफरेज होगी नहीं क्योंकि थोड़ा ही माल है, ज़्यादा नज़र ऐसा नहीं होगा, माल ऑब्सोलीट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें उसकी प्लस पॉइंट है। थोड़े में खाली माइनस पॉइंट ये होगा कि आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी कि बार बार आपको थोड़ा माल लेना पड़ेगा। अब देखें, जैसे घर के किचन चलते हैं वैसे बड़ी कंपनी की इन्वेंट्री चलती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है घर में जो आप 1 साल का ले आते हैं, जैसे गरम मसाला, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो महीने महीने की लेके आते हैं, कुछ भाई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोज़ लेके आते हैं, वो 1 हफ्ते की भी नहीं ला सकते हैं, ख़राब हो जाए। इसी तरह से कंपनी की इन्वेंट्री भी इसी बेसिस पे चलती है कि ये चीज़ें देखते हुए, उनकी इन्वेस्टमेंट देखते हुए, उनके कितना होल्डिंग कॉस्ट है, कितना बाइंग कॉस्ट है, उसको आप देखें और उस तरह से आप इन्वेंट्री की मैनेजमेंट करें कि एक्चुअली कैश का टाइड अप इन्वेंट्री के साथ बहुत कम हो, मगर इतना भी कम ना हो कि इन्वेंट्री रोज़ लेनी पड़े और अवेलेबल नहीं हुई तो माल कैसे बनेगा, शॉर्टेज हो जाए तो कैसे मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा मार्केटिंग रिसर्च करना ज़रूरी है टू नो अबाउट इन्वेंट्री के लोग कितने हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कि बाइंग पावर ऑफ द बायर कितना है और बाइंग पावर ऑफ द सेलर कितना है, अपने
पोर्टर्स के 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस में ये भी पढ़ा था। 2 पॉइंट्स ये डिस्कस कर रहा हूँ मैं, वहाँ से पिक कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री से ताल्लुक़ है। अब इन्वेंट्री के जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली आजकल चेंज हो गया है। कहाँ पर? एकदम एडवांस कंट्रीज में, जहाँ सिचुएशन ऐसी है कि देन वेयर गुड्स कैन बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। तो वो क्या है बेसिकली? जस्ट इन टाइम, JIT सिस्टम, JIT, जस्ट इन टाइम। JIT सिस्टम में क्या है कि जब प्रोडक्शन हो रही होती है उसी वक्त इन्वेंट्री आई होती है, मतलब रॉ मटेरियल, और उसको प्रोसेस करके आप फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको स्टोरेज की जगह चाहिए नहीं आपको रॉ मटेरियल के लिए, बिकॉज इट अराइव्स राइट ऑन टाइम व्हेन द प्रोडक्शन इज ऑन। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें हमेशा कि ये हर चीज़ को आप सोचेंगे कि किस तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ है। और चलेगी सब चीज़ें। फिर आप आ जाएं इसके ऊपर, टेक्निक्स फॉर अवॉइडिंग कैश क्रंच इन स्मॉल बिजनेसेस। Trimming overhead cost by bartering. In trade, barter derived from barter system is exchange where participants in a transaction directly exchange goods and services for other goods and services without using the medium of exchange such as money. तो कैश क्रंच रोकने के लिए आप एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी गुड्स फॉर गुड और कैश को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लीजिंग योर एसेट्स। A lease is a contract outlining the terms under which one party agrees to rent a property owned by another party. It guarantees the lessee, also known as the tenant, use of an asset and guarantees of the lessor, the property owner or landlord, regular payment from the lessee for a specified number of months or year. तो लीजिंग के अंदर क्या है कि आपने एसेट्स को रखवा दिया है किसी के पास और आप उसको रेंट पेमेंट कर रहे हैं एग्रीमेंट के थ्रू, और आप कैश में बाय नहीं कर रहे हैं, ये लीजिंग है। ये एक अलग टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप लीज करते हैं। अवॉइडिंग नॉन एसेंशियल आउटले। स्किप दोज बिजनेस प्लान विच आर लेस इंपॉर्टेंट और अनप्लान। जो चीज़ प्रॉफिट जनरेशन के नहीं आती है, और ऑब्वियसली मुश्किल ये है कि देयर आर डिफरेंट alternatives in which your cash can be invested. So obviously you are going to invest your cash in those areas where it generates more profit, right? तो आप ये करेंगे अपने कैश को, जो उसकी यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो, ताकि आप अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज करें और जनरेट करें प्रॉफिट को। और जहाँ आप समझ लें कि खरीदें क्यों, लीज पे क्यों ना ले लें, तो आप रेंट दें, यूज़ करें, फिर जितने ईयर्स के बाद आप देंगे और उस पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो तो वो आप देख लें फिर इसको और कर लें इसको। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। Zero based budgeting is a method of budgeting in which all the expenses must be justified for each new period. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? जीरो बेस्ड starts from zero base, and every function within an organization is analyzed for its needs and cost. Budgets are then built around what is needed for the upcoming period, regardless of whether each budget is higher or lower than the previous one.
इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। जैसे एक कंपनी है, 2020 के अंदर एक बजट किया था उस फाइनेंशियल ईयर में कि इतने प्रोडक्शन का बजट है, ये एक्स अमाउंट, और फिर उन्होंने ईयर 2021 के अंदर फिर एक बजट बनाया, तो उसने कहा ये इस साल शायद 10% ज़्यादा खर्चे होंगे, तो आप ऐसा करें 10% बढ़ा दें इसको, तो पहले 100 रुपये था तो अब 110 कर दें मिलियन। ऐसा नहीं होता। ज़ीरो बेस में ये होता है कि वापस सोचें कि हर एक्टिविटी क्या होगी और उसका एसोसिएटेड खर्चा कितना होगा। दिस वेरी फंक्शन, दिस वेरी थिंकिंग प्रोसेस आपका हर चीज़ चेंज कर देता है। ये तो क्या है कि प्रीवियस बजट के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो अब नहीं चाहिए हमें, मगर क्यों तो वो तो है ही, आप उसमें भी 10% बढ़ा दिए, तो वो मुश्किल हो जाती है नए टर्म्स के अंदर। तो अच्छा ये होता है कि आप उसको एलिमिनेट कर दें और हमेशा हर बजट को शुरू से तैयार करें, कितनी रिक्वायरमेंट है, ताकि वो उस हिसाब से आप काम करें। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। Internal control system is defined in accounting and auditing is the process of assuring of organization's objectives in operational effectiveness and efficiencies, reliable financial reporting, compliance with laws, regulations, and policies. A broad concept, internal control involves everything that controls risk to an organization. This is the most important thing in any organization. और अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट ही नहीं होता, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और ये सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ओनर खुद ही रन कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने विम्स के ऊपर, अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिसीजन ले रहा होता है बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस। अकाउंटिंग is defined in accounting and auditing, a process of assuring the organization's objectives in operational effectiveness and efficiency. इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसीज हमने कहा था कि ये दो वर्ड से आपकी जान नहीं छूटेगी। ये स्टार्ट या आज हो, अब पहले भी पढ़ा क्लास में या अभी पढ़ा, ये पूरी उम्र आप जब तक जिंदा है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए ही काम करेंगे आप, और इसी के लिए आपकी जजमेंट होगी कि हाउ एफिशिएंट यू आर एंड हाउ इफेक्टिव यू आर। और ये होता है। फिर ये आ गया प्राइसिंग स्ट्रेटजी, इस पर ज़रा सा डिस्कशन आज कर लें। ये डिस्कशन हम जब कर रहे हैं वो इन डेप्थ नॉलेज एक्वायर करने के लिए ले रहे हैं, मगर इससे आप बिल्कुल ना घबराएं। आपका इंटरनल एग्जाम्स के क्वेश्चंस इस पर नहीं बेस हो रहे हैं, वो आपको पता है, और उसमें आप अपने टू द पॉइंट आंसर दें, लंबे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये इंटरनल एग्ज़ाम में चेक मैं ही करूँगा। अप टू द पॉइंट मिनिमम लिखें और ट्राई टू राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाट द आंसर इज। तो एलेबोरेट करना या डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अननेसेसरी राइटिंग नहीं चाहिए। इट शुड बी क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा था ये तीन, हम ये तीन चीज़ को भी कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, 3 इंपॉर्टेंट फोर्सेज इन प्राइसिंग। Image pricing is widely practiced marketing strategy where in the prices are set higher because it is believed that the premium price will also increase consumer desire. Customers are often willing to pay higher price for branded items because of the image associated with them. They would not investigate if the price accurately reflects the value. Mercedes, BMW, तो टोयोटा, होंडा अपनी जगह है, ये ब्रांड्स हैं, मगर दीज ब्रांड्स एक्चुअली फैचेस हायर प्राइस। तो आप देखते हैं ये इटालियन कार्स हैं बहुत सारी, वो बहुत महंगी है, तो इमेज बनाने के लिए लोग उसको रखते हैं।
उसका यूसेज कम होता है, यूटिलिटी वैल्यू उसकी कम होती है, मगर उसका इमेज बिल्डिंग होती है। जैसे आप कह रहे हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर, अब वो करोड़ों रुपए जो गाड़ी पे खर्च कर रहा है, शायद वो घर से निकल के ऑफिस उसके अक्रॉस द स्ट्रीट ही हो, वो जाएगा उसी के अंदर, पैदल नहीं जाएगा, बिकॉज इमेज बिल्डिंग है। अब दीज फोर्सेस जो है ना, इमेज बिल्डिंग, याद रखें कि एज अ स्टूडेंट वी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। हमारा ध्यान, हमारा जो इमेज, हमारा जो ख्याल होने चाहिए, सोच, वो इस तरह होनी चाहिए कि हम कैसे अपने चीज़ों को ही बनाएं और उसका ब्रांड बिल्ड करें, ना कि हम ब्रांड से अफेक्टेड करके हम अपने पैसे इस्तेमाल कर दें। पता है कि ये ऐसा हो रहा है। कई चीज़ें जो नॉन ब्रांड में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मगर दे आर बेटर क्वालिटी देन द ब्रांडेड, मगर हर एक के पास इतना टाइम नहीं कि वो सर्च करे मार्केट में, क्योंकि हमारा काम ही पढ़ना है, पढ़ाना है। तो बेसिकली वी नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। तो इमेज के लिए आपको रखना पड़ता है कि पीपल कंसिडर कि अगर हायर प्राइस है तो चीज़ अच्छी होगी। उसको ये जो लास्ट जुमला है ना, दे वुड नॉट इन्वेस्टिगेट इफ द प्राइस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू। वैल्यू क्या चीज़ होती है? वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट अपॉन कॉस्ट। वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट अपॉन कॉस्ट। अगर उस प्रोडक्ट से उतने ज़्यादा बेनिफिट होंगे तो उसका मतलब उतनी वैल्यू ज़्यादा है उसकी, राइट? तो फिर वो बता रही कि इसके अगर वो पैसे ज़्यादा हैं तो बेनिफिट्स भी हैं, मगर बेनिफिट्स ना हो इतने तो फिर वो इमेज के पैसे ले रहे होते हैं। तो एक ये चीज़ें हैं। फिर एक कंप्लीशन एंड प्राइस, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन। यहाँ मैं थोड़ी मिस्टेक बाद में करेक्शन कर लेंगे। Competitive pricing strategy is not all about price matching and undercutting competitive prices. It is the setting it is setting the price of a service and based on what is competition is charging. Competitive pricing. Pricing, it is the setting the price of a service or product based on what the competition is charging. It is much more than just possessing an overall idea of pricing charged by the competitors for services and goods. जैसे ब्रेड है, डॉन ब्रेड और बेक पार्लर। अब अगर उनकी एक प्राइस 65 रुपीज़ है या 60 रुपीज़ की बिक रही है, तो सामने वाले को भी यही प्राइस देनी पड़ेगी। ना वो ज़्यादा में बेचेगा, अगर कम में बेचेगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, लोग समझेंगे इन्फीरियर ब्रेड है। तो याद रखें कि यह वहाँ प्राइसिंग आप 5 रुपये ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, वहाँ इमेज बिल्डिंग नहीं हो सकती, बिकॉज पीपल परसीव ऑल ब्रेड्स अलाइक। इसमें कोई ज़्यादा हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। तो प्राइसिंग की वहाँ अलग कहानी है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर focus and value. Focus and value creation, both in the context of creating better value for customer for purchasing its product and services, as well as for stakeholders in the business who want to see their stake appreciate in value. तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाएगी इसकी। अच्छा, introducing a new product, a term of many opinions and practices, was most generally defined as a product. तो यहाँ क्या है? फर्स्ट, रेवोल्यूशनरी, अ न्यू आइडिया इन मार्केट। दूसरा है
बी थी, अब आपने ए कर दी, तो आपने चेंज किया है। रेवोल्यूशन का मतलब एग्जिस्ट नहीं करता था और आ गया है, वो न्यू प्रोडक्ट आ गया, तो अब एवोल्यूशन में चेंज आ गया है। लॉन्चिंग द सेम प्रोडक्ट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मार्केट, तो मी टू वाला का न्यू प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट के अंदर, नया प्रोडक्ट। तो मेंटेन द मार्केट शेयर, अर्निंग अ प्रॉफिट, maintaining the market share or earning a profit. What is the right price? The right price is something different to the operation managers struggling to keep enough sales in the system to keep the production lines running. Okay, the right price is the moving target to the marketing where they are watching competitors all around and picking off their customers with an array of pricing options. ठीक है, दो अलग चीज हो जाती है। प्रोडक्शन वाला तो चाहता है कि उसका प्रोडक्शन में फायदा हो, मगर मार्केटिंग वाला दूसरे कस्टमर्स की प्राइसेस देखकर, कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस देख कस्टमर्स को टारगेट करेगा और अपनी प्राइसिंग को फिक्स करेगा ताकि उसका माल कस्टमर ले। एथिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ethic entrepreneurship is a journey of intentionally creating a constructive organization culture। तो उसमें एक अलग चीज आ जाती है कि पॉजिटिव कल्चर अफेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन वैलिडिटी एंड सक्सेस। ये मतलब डेप्थ में हम जरा जा रहे हैं इसका कि प्राइसिंग की क्या साइकोलॉजी है एंड हाउ इट वर्क्स। ऑब्वियसली सब इस पे एंगेज नहीं होते हैं, मगर जस्ट टू नो अबाउट इट के पता होना चाहिए। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड द मेथड्स फॉर रिटेलर्स। मार्कअप प्राइस, क्या आपने कॉस्ट ऑफ द, आपको पता है कि इतने का लिया है मैंने, उस पर 10% मैं मार्कअप करके प्राइस ऐड करके और प्राइस दे दूँ। जितनी भी कॉस्ट थी उस पर आपने, कॉस्ट इज द बाइंग प्राइस, बाइंग जो पैसे आप खरीदने में दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट को वो आपकी कॉस्ट है, जो बेचते हैं आप फिर सेलिंग के अंदर जो आप प्राइस रखते हैं वो तो सेलिंग प्राइस आती है और बाइंग कॉस्ट होती है। प्राइसिंग कॉन्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरर, डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड pricing. A direct cost is a price that can completely attribute to the production of specific good and services. Some costs such as depreciation or administrative expenses are more difficult to assign to a specific product and therefore are considered to be indirect cost। अब जब मशीन की डेप्रिसिएशन है या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है जो स्टाफ रखा आपने, वो किस प्रोडक्ट पे कितना लग रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि तो एलोकेट करने। अगर 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं आपको और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो हर प्रोड्यूस के ऊपर हर यूनिट के ऊपर लगाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो यू पुट इट इन, कहाँ रखते हैं आप उसको, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, मैं फिर क्लियर कर दूं यहाँ पर एक चीज़ कि जब हमने ये कॉस्टिंग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा किया था हमने, उसमें हमने कहा था कॉस्ट एलिमेंट्स 3 ही होते हैं। वो 3 क्या थे? डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। जब हमने कहा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो उसका मतलब है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी होगी, मगर लिखते नहीं है। तो फिर ये कहाँ जाते हैं, वेयर आर दे रिकॉर्डेड? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट एलिमेंट्स तो 3 ही है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो जब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब है दीज कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, कि इस प्रोडक्ट को बनाने में लेबर की इतनी कॉस्ट लगी और मटेरियल की इतनी कॉस्ट लगी। अब तो छोटी चीज़ें कील या ग्लू एक टेबल बनाने में लगा था, which cannot, it is not possible to calculate the cost incurred in using this material for every table or a chair that is being manufactured। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कॉस्ट को डाल देते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, और वो रिकॉर्ड, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, MOH। याद रखिएगा आप, ये हमने क्लास में किया था एंड आई एम रिपीटिंग अगेन। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और तो फिर अगर हम रीडिफाइन करें, तो रीडिफाइन करने में ये हो जाएगा अब कि
all cost other than direct labor cost and direct material cost all cost other than direct labor cost and direct material cost are manufacturing overhead cost. Computing the break-even selling price. Computing the break-even selling price for your product is an important calculation when setting up for sale price. It tells you the minimum price you can sell your product for and still cover your cost. The break-even sale price should be computed over range of production and sale quantities. क्या मतलब है? ब्रेक इवन प्राइस का मतलब है अगर आप एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर एक ही गाड़ी बनाए तो एक गाड़ी कोई कॉस्ट कवर तो नहीं करेगी ना वो, तो आप दो गाड़ी बनाओगे थोड़ी सी कॉस्ट जो कॉस्ट कवर करेगी, तीन गाड़ी बनाओगे तो एक्चुअली फिक्स कॉस्ट जो लग रही है 1 लाख, एनी अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट दैट इनकर्स इन द प्रोडक्शन यूनिट, तो आप एक यूनिट पे तो कवर नहीं करेंगे ना, इट विल बी टू एक्सपेंसिव, बिकेगी नहीं। दो बनाओगे तो कम हो जाएगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी, फिर तीन बनाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कितनी मिनिमम क्वांटिटी अगर बनती है, लेट्स से 20 गाड़ी अगर उस प्लांट में बनती है तो इट कवर्स योर फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिर वो 21st कार जो आप बनाएंगे इट विल ऐड टू प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन सेलिंग प्राइस क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो हमने देखा था क्लास में, हमने मार्केट की एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश की थी। ट्राई टू रिकॉल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स फॉर सर्विस फर्म्स, उनके तरीक़ेकार अलग है। अब वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर, क्रेडिट कार्ड इज़ अ कार्ड यूज्ड बाय फाइनेंशियल which enables credit card holder to borrow funds। तो क्रेडिट कार्ड पे इंस्टॉलमेंट क्रेडिट के ऊपर आ जाती है, वो उसको देखते हैं इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कॉल इंस्टॉलमेंट पेमेंट, या हायर परचेज प्लान है, आप इंस्टॉलमेंट में चीज़ें लिखते हैं, गाड़ियाँ इंस्टॉलमेंट में मिलती हैं, फ्रिजेस मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल रही हैं, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू पे अ लिटिल इंटरेस्ट रेट ओवर इट टू अवेल दीज सर्विसेज। फिर ट्रेड क्रेडिट है, उधार माल मिल जाता है आपको, और तो आपको फाइनेंसिंग नीड्स कम हो जाती है, और फिर आप लेटर यू पे देन, बट इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट विच यू हैव विद दीज कंपनीज। फॉर्म्स ऑफ बाइंग ओनरशिप एंड बाइंग एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, ये है सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑब्वियसली ये आप कर चुके हैं पहले भी, और ये सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ बिजनेस मैनेज ओन्ड बाय वन ओनर। देखें इसमें लिखा हुआ, ज़रा वी जस्ट गो थ्रू इट। Sole proprietor has a complete control and decision-making power. Number one, sale transfer can take place in discretion of one. No corporate tax, minimum legal cost to form a sole proprietorship, and few formal business requirements। ठीक है, ये advantages है sole proprietorship। अब इसके disadvantage देखिए। अच्छा आप अच्छा ये टाइम आउट हो जाएगा तो विल क्लोज द क्लास। The disadvantage of proprietorship. The sole proprietor of the business can be held personally liable for debts and obligations of the business. This risk extends to any liabilities incurred as a result of act committed by the employees of the companies। कोई भी आदमी गलती करेगा फंसेगा proprietor। All responsibilities and business decisions fall on the shoulders of the sole proprietor। Investor won't usually invest in sole proprietorship। क्यों? जरा सोचें। सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जो यहाँ नहीं लिखा। इफ अ सोल proprietor expires, the business shuts down, और वो लीगल हेड्स पे ट्रांसफर नहीं होगा, कंपनी बंद हो जाती है। अगेन समवन एल्स हैज टू ओपन अ न्यू कंपनी। तो
business does not get transferred to another one in this case. तो ये बहुत रिस्की होता है अगर अब इफ इन इनिशियल स्टेज यस टू स्टार्ट योर बिजनेस यू शुड स्टार्ट विद दिस ओनली बिकॉज इस पर कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होती है खोलने पे। कल एक लेटर छपा दें और कल फ्लोट कर दें, कोई मसला नहीं का बिजनेस स्टार्ट हो गया। मसला कब होगा कि जब बिजनेस बड़ा हो जाए एंड यू स्टार्ट मेकिंग डील्स एंड नेगोशिएशन विद इंटरनेशनल कंपनीज एंड देन ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपेंस टू द ओनर, पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाए और घर वालों को मुश्किल हो जाएगी ये बिजनेस हैंडल करने का। फॉर दिस रीजन दिस इज गुड इनफ फॉर स्मॉल बिजनेस कैन बी कंट्रोल। और एक छोटा सा मगर जब मोनोपोली बिजनेस हो जाए आपका और इतना बड़ा हो कि यस एंड यू आर द सोल मेकर ऑफ समथिंग, फिर आप इस पैटर्न के बिजनेस को ना रन करें। यू शुड गो फॉर लिमिटेड कंपनी। और लिमिटेड कंपनी में भी याद रखें कि 2 डायरेक्टर्स मिनिमम चाहिए होते हैं। मगर जब रिस्क अब मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। इन विच केस अगर एक 1 डायरेक्टर एक्सपायर तो लिमिटेड कंपनी के फिर अगर रूल्स होते हैं कि क्या एमओ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें होते हैं। अब एक चीज़ याद रखेगा, जब बिजनेस ग्रो हो जाए और आप समझ रहे हैं कि बहुत कमाई हो रही है देन यू शुड हायर द सर्विसेज ऑफ द लीगल लॉयर और उसको बताएं कि हमें फ्रेम आउट करना है विदाउट कंसल्टिंग अ लॉयर। जब बिजनेस बड़ा हो जाए और लाखों रुपए में इनकम हो जाए यू शुड नॉट ट्राई टू इंटरप्रेट लॉ और अपने हाथ से कानून को ना छेड़ें। आज तक गेट द सर्विसेज ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर जिसको पता हो कि आज से प्लीज़ ना पढ़ें क्योंकि बुक्स में जो लिखी होती है वो ऑब्सोलीट हो चुकी होती है और कई बार वो लॉज चेंज हो चुके होते हैं जो बुक्स नहीं बता रही होती हैं। तो अपने अपने हाथ में कानून को ना लें। Try to avail the services of the lawyer. Minimum fees होती है उनकी क्योंकि you want to ensure that your business continues. If something goes wrong कैसे होगा वो बताएगा आपको। And this is the way to handle things, please. तो आप ये याद रखें कि पार्टनरशिप एक हद तक तो सही है but not always, मसले आ सकते हैं। पार्टनरशिप में भी यही प्रॉब्लम है कि 2 पार्टनर ने बिजनेस खोल दिया है और ज़्यादा लोग भी हैं, एक पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप खत्म, फिर यू हैव टू फॉर्म अ न्यू पार्टनर। ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो बिजनेस में आते हैं कि आफ्टर द समथिंग हैपेंस टू द पर्सन हु हैज एक्चुअली क्रिएटेड द बिजनेस, तो ये मसले बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि आपकी सारी एफर्ट्स को वो रॉन्ग में डाल देते हैं। तो ये चीज़ को आप देखना चाहिए जो हमें ये आज के तरीके को देखते हुए आई हैव टू ऐड इट टू व्हाट डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप क्या है। फेयरली इजी टू सेट अप एंड मेंटेन ओवर टाइम। एडवांटेजेस सॉरी, पार्टनर्स कैन पूल द रिसोर्सेज टू फंड, पार्टनर्स कैन पुट द आइडियाज और शेयर कर सकते हैं, ये सब प्लस पॉइंट है। डिसएडवांटेज क्या है, व्हेन मोर देन वन द बाउंड ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है दैट कुड बी थ्रेटनिंग बिजनेस। पार्टनर्स कैन स्प्लिट एनी प्रॉफिट, ये भी हो सकता है, ये सब चीज़ें सही है। अनलाइक कॉर्पोरेशन विच हेल्प टू सील ओनर्स फ्रॉम लाइबिलिटीज, यहाँ नहीं है। जितनी लाइबिलिटी होगी और वो इनकर होगी तो वो एक हर पार्टनर जिम्मेदार है। अगर एक पार्टनर भाग जाता है तो दूसरे पार्टनर को देना ही पड़ेगा। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट सिलेक्टिंग अ पार्टनर कि वो आपको चीट ना करे। मगर यहाँ फिर वो नहीं लिखा हुआ है इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर द पार्टनरशिप डीड एक्सपायर्स। So partnership deed expires with the expiration of any partner। तो ये यहाँ पर याद रखें। कॉर्पोरेशंस के अंदर ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड रिसीव द राइट टू एग्जिस्ट फ्रॉम द स्टेट इन विच इज इनकॉर्पोरेटेड। ये लीगल एंटिटी होती है बेसिकली और इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द ओनर। तो अगर लिमिटेड कंपनी होती है और 1 लाख रुपए से आपने शुरू की है वो कंपनी और आपने 10 लाख रुपए का माल उधार ले लिया किसी से और खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो कंपनी इज़ ओनली लिमिटेड टू, क्योंकि 1 लाख से स्टार्ट की थी आपने, 1 लाख तक की देगा वो 10 लाख
का केस कंपनी पे तो हो सकता है, आप पे नहीं होगा, यू आर सेफ। इसलिए आप देखें जितनी भी कंपनीज नहीं खुलती हैं वो लिमिटेड कंपनी होती हैं, कि प्रॉब्लम ये होता है कि फाइनेंशियल बर्डन ओनर पे नहीं आता है, और कंपनी के जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी होंगे वो सेल हो जाएंगे, और जितने भी लोग हैं जिनके उधार चीज़ें होंगी तो उनको आपस में बांट दें आप। तो वो कितना नुकसान उनको होगा, वो नुकसान आपको नहीं होगा, क्योंकि आपने लिमिटेड कंपनी बनाई थी। और इट्स क्वाइट, वो बिल्कुल इंडिकेट कर देती है कि लिमिटेड कंपनी के एक्चुअली उसका डोमेन क्या है और किस तरह से ऑपरेट होती है। तो इट हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर इन दिस, और कोई मसले नहीं होते हैं। तो कॉर्पोरेशन में ये फ़ायदा है लिमिटेड कंपनी के। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है, वही लिमिटेड लाइबिलिटी, तो दुनिया भर में यही इसका एक कानून है। फिर हमने क्या था, बाइंग एन एग्जिस्टिंग एडवांटेज ये है कि वो ये हमने रिपीट किया है वापस, ये हमने कर चुके हैं। और यहाँ पर अभी हम एंड करेंगे क्लास को, और नेक्स्ट टाइम फिर क्लास होगी आपकी मंडे। आई डोंट थिंक वी नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा क्लासेस, बिकॉज हमने कोर्स तो कवर कर ही लिया, बल्कि कई बार रिपीट कर चुके हैं इसको। मगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो, किसी को कोई प्लीज़ ईमेल है, व्हाट्सएप है, कोई स्पेसिफिक, और आपको पता है पेपर जो आएगा, क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, कि इसी तरह का पैटर्न डिस्कस हो चुका है, कोई मसला नहीं होगा। मगर मेरी प्लीज़ अपनी प्रेजेंटेशन जिसने नहीं सबमिट कराई है, आई हैव गॉन थ्रू द प्रेजेंटेशन मेड बाय यू, बड़ी एक्सीलेंट बनाई है, इट्स वेरी गुड कि आपने टाइम दिया इसको। मगर दोस्त इफ़ देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड, प्लीज़ सबमिट कर दें उसको, बिकॉज इट कैरीज मार्क्स। और फाइनल पेपर इंशाल्लाह यू विल डू इट, आई नो। उसके बाद आई होप फिज़िकल क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, तो फाइनल के लिए एक आध क्लास हम ले लेंगे आप लोगों से। एनीवे, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़, एनीवन? इकरा? जी सर। ये आप जो क्वेश्चंस है फाइनल के, मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा इसको, फिर इसको स्टूडेंट्स को ज़रा बता देंगे, पैटर्न ऑफ पेपर ये आएगा। जी सर। और सर मैंने आपको ना सबकी प्रेजेंटेशन मेल कर दी है, जी जी। और आप इसमें वो देख लीजिएगा। हाँ और हाँ इसके अलावा ना मेरे ग्रुप ने ना प्रेजेंटेशन के साथ बिजनेस प्लान बनाया था, और हमने बिजनेस मॉडल बनाया था, तो हम चाह हाँ, रहे थे कि हमें चांस मिले कि हम वो प्रेजेंट कर सकें। वो मैं देख लूँगा, ठीक है। ठीक है सर। एंड एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, आपने पूरे में अच्छा काम किया है। एनीवे, तो हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे चीज़ों को, एंड होप फॉर द बेस्ट कि आप सबकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही है। और फिर हम एग्ज़ाम के लिए आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, मगर नॉलेज आप खाली ज़्यादा लें, पेपर के लिए नहीं, पेपर तो आप कर ही लेंगे, मुझे पता है, इसमें नहीं भी पढ़ेंगे तो कर लेंगे आप, जी बिकॉज सर। यू पीपल आर गुड एट अंडर, समझ आपको सबको आ रही है, एंड यू आर गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स। सभी का मैंने देखा है, प्रेजेंटेशन में भी देखी कि इनपुट्स बहुत अच्छी है, आई रियली अप्रिशिएट।